हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदा स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे फिजियो का पहला टॉपिक जो कि है होम्योस्टैसिस। ये टॉपिक्स हैं जो हम इस टॉपिक के अंडर कवर करेंगे। डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस, सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, acid base balance, water and electrolyte balance, study of basic components of food। करेंगे होम्योस्टैसिस की बेसिक नॉलेज से कि क्या है होम्योस्टैसिस। होम्योस मतलब होता है सेम, स्टैसिस मतलब होता है स्टैंडिंग। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंडीशन इन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। हमें मेंटेन करना है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और जो मैकेनिज्म इसको करता है उसको कहते हैं हम होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस टर्म इज कॉइन्ड बाय वॉल्टर बी कैनन। द स्टेट ऑफ बैलेंस within all physical system needed for a body to function properly and survive is called homeostasis। ये homeostasis बेसिकली है क्या? ये है स्टेट ऑफ बैलेंस है, ये हमारे फिजिकल सिस्टम का जो उसे चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, इसे कहते हैं हम होम्योस्टैसिस। एग्जाम्पल क्या है इसके? टेम्परेचर रेगुलेशन, पीएच रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ partial pressure of CO2 and partial pressure of O2। मैकेनिज्म देखेंगे हम। होम्योस्टैसिस इज मेंटेन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है सबसे देखते हैं हम इसमें कि होम्योस्टैसिस में 3 टाइप्स के होते हैं ये मैकेनिज्म इसके। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? नेगेटिव, जब हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको हमें नेगेटिव फीडबैक देना है कि ये चीज़ रिपीट ना हो, या फिर तो उसके चेंज अरेस्ट हो जाए, ये चेंज हमें रिवर्स करना हो, तो उसे कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं जब हमें कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसकी इंटेंसिटी और इंक्रीज करनी होती है बॉडी को होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है? जब किसी प्रोसेस को करने के लिए पहले ही बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, मतलब फीड फॉरवर्ड मतलब पहले भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, उसको कहते हैं हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Negative bodily system reacts in such a way as to arrest the change or reverse the direction of change। समझ आया इसका क्या मतलब हुआ? कि बॉडी सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगी कि या तो जो चेंज हुआ है उसको वो रोके या फिर उस चेंज को वो रिवर्स कर दे। इसको कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर स्टिमुलस आया हमारा कि बॉडी टेम्परेचर एक्सीड हुआ 37 डिग्री सेल्सियस से। उसके बाद सेंसर के पास जाएगा वो कि नर्व सेल इन स्किन एंड ब्रेन सिग्नल भेजेंगे, नर्व इम्पल्स जनरेट करके सिग्नल भेजेंगे, और टेम्परेचर रेगुलेटरी जो सेंटर है ब्रेन के अंदर उसके पास सिग्नल जाएगा, स्टिमुलस जाएगा, उससे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो स्वेटिंग होती है और बॉडी कूल डाउन होती है। तो ये होता है टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है। अब देखेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक होगा बॉडी सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन सेम डायरेक्शन। कि बॉडी सिस्टम है जो बॉडी का, वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी को, जो कि चेंज हमारी बॉडी में हुआ है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मिल्क इजेक्शन, पार्चुरेशन। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से प्रॉपर से समझेंगे कि नर्व इम्पल्स फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। जब बेबी डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है तो नर्व इम्पल्स फ्रॉम सर्विक्स से नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं और वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है वो करता है सीक्रीट ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम से वो आएगा कहाँ पे? यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन की वजह से, और उसकी वजह से जो हेड ऑफ बेबी है वो पुश आउट होगा और बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो ये होता है रोल ऑक्सीटोसिन का, और इस तरह से बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है डिलीवरी के टाइम भी। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का।
अब नेक्स्ट देखेंगे हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. It is the control system that anticipate the change or duration that may occur in later stage and takes appropriate control action to avoid disturbance. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि बॉडी पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लेती है कि वो चीज़ होने वाली है, तो वो खुद को पहले से ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखे जिससे बीच में होते टाइम डिस्टर्बेंस ना आए. इसको एग्जाम्पल से देखो. सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. सेकेंड है इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ LH प्रायर टू ओव्यूलेशन. कि गैस्ट्रिक जूसेस हम जैसे इस सलाइवेशन होता है हमारा, खाना खाते हैं उसी टाइम पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने लगते हैं. सेकेंड है इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ LH. कि LH का सिक्रीशन पहले ही बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन के पहले ही बढ़ जाता है. सेल फिजियोलॉजी. सेल क्या है? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ के, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ सेल. जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से ही फॉर्म होते हैं. ईच सिंगल सेल हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. कि कोई भी सेल हो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे लाइफ के. अब देखेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल. नीड्स न्यूट्रिशन एंड O2. कि हर एक सेल को चाहिए होता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. प्रोड्यूस ऑन एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़. हर सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी को. किसके लिए? ग्रोथ के लिए अपनी. रिपेयर मतलब उसको अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए. एलिमिनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को जो उसके अंदर है. रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवीजन. बहुत सारे तरह के सेल डिवीजन होते हैं, उससे इसका रिप्रोडक्शन होता है. देन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल. द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल आर ऑफ 3 कैटेगरीज. 3 तरह से होते हैं सेल स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा. सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होगा. सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीथ एनवेलपिंग द सेल. क्या है ये? प्रोटेक्टिव शीथ है जो सेल को एनवेलप करता है. इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ये प्रोटेक्टिव शीथ दिखाई गई है, ये वाली, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन. समझ आया? ये हमारी हो गई जो प्रोटेक्टिव शीथ है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन. अब ये पूरा सेल है, इसमें अदर चीज़ें भी हैं. जैसे हम देखते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो अपैरेटस दिख रहा है ये वाला, ये है गोल्जी अपैरेटस. इसके बाद ये जो दिखा हुआ है इतना बड़ा, ये है न्यूक्लियस. और इसके अंदर जो ये पर्पलिश पार्ट का है वो है न्यूक्लियोलस. देन इसके अंदर ये जो दिए हुए हैं ये है सेंट्रियोल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं. इसके अलावा इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का. और इसमें जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. और जब ये नहीं होते हैं, जैसे यहाँ नहीं है इस साइड में, तो इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. इसके अलावा इसमें ये रेड कलर की गोल्जी वेसाइकल्स हैं, लाइसोसोम हैं, पाइनोसाइटिक वेसाइकल्स हैं. ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा प्रॉपर सेल है. फिर हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को. एग्जाम्पल हो गया इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज अ जेली लाइक मटेरियल फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल क्या है? जेली लाइक मटेरियल है और वो 80% ऑफ वाटर से बना हुआ है. साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी ऑर्गेनल्स विद इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है? अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें अलग स्ट्रक्चर होंगे, अलग फंक्शन होंगे. अब मेनली हम 2 तरह से देखते हैं, ऑर्गेनल विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ऑर्गेनल विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, एक डायरेक्शन के लिए, एक चीज़ के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ऑर्गेनल विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन हमारा आता है राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन्स. अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इट इज़ द मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल विद इन द सेल दैट कंटेन क्रोमोसोम्स. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होता है क्रोमोसोम्स.
न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल, कि न्यूक्लियस सारे सेल में प्रेजेंट होगा, कहाँ नहीं होगा, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे हम कि न्यूक्लियस होता कैसे है। सबसे पहले जो ये बीच में होता है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये जो इसके सर्कल के अंदर स्पेस है इसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो ये फाइबर्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं हम क्रोमेटिन फाइबर्स, ये वाले जो फाइबर्स हैं इन्हें कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके बाद इसको जो एनवेलप किया हुआ है उसको कह रहे हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप, और दो न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो गैप होगा उसको कहेंगे हम न्यूक्लियर पोर, और इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम हमारे मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी की। सेल फिजियोलॉजी हो गया, अब देखते हैं मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी कैसे होती है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिव शीथ एनवेलपिंग द सेल बॉडी, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे इसको, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ है जो सेल को एनवेलप करती है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, किससे बनी होगी, ये लिपिड से बनी होगी और प्रोटीन से बनी होगी। मेजर लिपिड्स कौन से होते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। मेजर लिपिड्स कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बायलेयर, बायलेयर में अरेंज्ड होंगे, बाय मतलब दो लेयर में अरेंज होंगे। ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards outside and hydrostatic tail towards inside। अब इसको समझो कि क्या कह रहा है ये, कि जितने भी लिपिड्स हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके जो पोलर हेड हैं वो तो बाहर की साइड होंगे, जो हाइड्रोफिलिक हैं, और जो टेल है हाइड्रोस्टेटिक टेल होगी वो इनर साइड होगी, जो हाइड्रोफोबिक है उसे डर लगता है पानी से, इस तरह से समझेंगे इसे। This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment, कि जो non-polar tail है हमारी saturated hydrocarbon की वो protected रहे, किससे, aqueous environment मतलब गीले environment से वो protected रहे। Cell membrane also possess protein and carbohydrates, और जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होंगे और कार्बोहाइड्रेट भी होंगे। जितने अलग अलग टाइप के सेल होंगे उतने अलग अलग टाइप के उनमें रेशियो होगा, किसका, प्रोटीन का, लिपिड्स का। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं वो दो तरह के होंगे, एक तो होगा इंटीग्रल और एक होगा पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन का क्या समझेंगे इससे मतलब हम, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बाय द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरिड इन द मेम्ब्रेन, कि पेरिफेरल प्रोटीन होंगे बाहर के साइड में होंगे, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो या तो पार्शियली बरिड होंगे या फिर फुल्ली बरिड होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सिस्टम अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें है ऑल द सेल्स मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा, कि जितने भी सेल हैं उनमें सप्लाई होनी चाहिए जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हमें जो चाहिए होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर या इलेक्ट्रोलाइट, जिससे हमारा बेसिक लिविंग होता है। अब इसके मैकेनिज्म में दो तरह से देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट मेनली कैसे होता है, वो है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम तीन टाइप्स देखेंगे इसके, ये सब टाइप्स हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारा उसमें होता है पंप और वेसाइकल्स के थ्रू। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। एक्टिव का मतलब है मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए होता है इसलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये दो तरह से होता है, पंप और वेसाइकल। पंप में देखेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी, और वेसाइकल में देखेंगे हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर हमें देखना है पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये तीनों देखेंगे हम। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंसेस का जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, की जिस तरह की कंसंट्रेशन है उसी की डायरेक्शन में हमें जाना है तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये होता है हमारा डाउनहिल मूवमेंट,
ये नीचे की साइड जाएगा और इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं होती है, बिना एनर्जी के हो जाता है ये। तो इसमें 3 तरह से देखे थे मैंने, कंपैरेटिवली लिखा हुआ है। सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इन अ सोल्यूशन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जब एक सिंपल डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस मूव करता है, किसके थ्रू करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो मूव करेगा और सोल्यूशन में विदाउट एनी हेल्प, कि बिना किसी हेल्प के, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बिना जब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, उसे कहते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहे हैं इसमें कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें सब्सटेंसेस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। सिंपल डिफ्यूजन में हमें ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए होते, फैसिलिटेटेड में हमें चाहिए होते हैं। ऑस्मोसिस की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें सोल्यूशन कहाँ से मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के साइड में मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे कह रहे हैं हम ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा डायग्राम से कैसे हो रहा है। कि सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन बताया हुआ है कि हम बिना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल दिए हुए हैं, उसके थ्रू हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस में सिंपली ट्रांसपोर्टेशन हो। हमने अभी तक देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, अब देखेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कि इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था, इसके अंदर हमें अगेंस्ट करना है केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पंप, सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड थ्रू पंप, कि पंप के थ्रू सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें 2 तरह से होता है पंप से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, द सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन आर ट्रांसपोर्टेड। कि क्या हो रहा है इसमें, हमें इसे समझो कि एटीपी का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और इसकी वजह से एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है और उससे सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम। पंपिंग ऑफ सोडियम आउट एंड टेकिंग पोटेशियम इन, कि सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। जब हमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट करना होता है तो 3 सोडियम पंप इन होते हैं और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, तब जाके हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद सोडियम आयन बाय मीन्स ऑफ अ कॉमन कैरियर प्रोटीन। कि इसके अंदर हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी रिक्वायर होगी एनर्जी, इसमें भी एटीपी का रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी एटीपी से, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज कपल्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर सब्सटेंस। इसमें कैरियर प्रोटीन कुछ बन के, जैसे सोडियम है, अगर उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें उसे किसी और सब्सटेंसेस के साथ में रखना पड़ेगा, उसके साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेसाइकल्स के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेसाइकल के थ्रू कैसे होगा कि सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल की फॉर्म में जब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे तो हमें वेसाइकल ट्रांसपोर्टेशन कहना है उसको। ये 2 तरह से होता है मेनली, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सेल टेक्स इन मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड बाय एंगल्फिंग एंड फ्यूजिंग देम विद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसमें जब बाहर से कोई मटेरियल आता है तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसको अपने अंदर एंगल्फ मतलब अंदर की साइड डालेगी या फिर फ्यूज़ कर लेगी, उसको कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। ये इसका बेसिक नॉलेज हुआ कि इसको अंदर आना। अब इसको हम 3 तरह से समझेंगे। इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हो रहा है जब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक बैक्टीरियल एंटीजेंस आर टेकन इन सेल। जब उसको कह रहे हैं हम सेल ड्रिंकिंग की, जब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उसको जब उसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई छोटे पार्टिकल्स बाहर होंगे एक्स्ट्रा सोल्यूलर फ्लूइड के अंदर, तो उसको अंदर एंगल्फ कर लेगा, उसको कह रहे हैं हम पिनोसाइटोसिस। इसे कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के एंगल्फ या फिर हो जाते हैं अंदर की साइड एंटर होते हैं, उसको कहते हैं हम सेल कास्टिंग। सेल कास्टिंग होती है हमारा फैगोसाइटोसिस। जब बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे कि इसमें दिख रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसके अंदर कि ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सेल के अंदर एंटर कर लेंगे, इसको कहेंगे हम फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिसेप्टर मीडिएटेड कि जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको अंदर लाने के लिए यहाँ सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स प्रोटीन हैं, ये इसको पार्टिकल्स को अटैच करेंगे अपने अंदर और अंदर की साइड लेके आएंगे, एक तरह से उसको एंट्री दिलाएंगे, इसको कहते हैं हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अपोजिट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सेल। कि एंडोसाइटोसिस में सेल जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक्सोसाइटोसिस में पार्टिकल्स सेल के बाहर जा रहे हैं। ये रिवर्स होता है किसके, एंडोसाइटोसिस के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन एंड एक्शन पोटेंशियल।